हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर। बेसिकली तो ये फर्स्ट चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपका ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है। उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसका कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स A to Z हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद SC वर्मा का न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे और भी सारे जो अदर बुक्स हैं उसका भी हिसाब किताब हम लोग क्लियर करेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मैं हूं वर्मा सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स एंटरटेन। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट का हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। और आप कितना भी पढ़ने में अगर कमज़ोर हैं, थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यूअस देखिएगा, A to Z क्लियर कर देंगे, ठीक है। उसका महा गारंटा है, गारंटी मैं नहीं देता हूँ, गारंटा देता हूँ, गारंटा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, ये ऐसी क्वांटिटी है, देखो कोई भी डिफिनीशन हो कोशिश करो कि रटो मत। एक एक डिफिनीशन को समझ के चलोगे, उसके बाद कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कोई भी पूछेगा तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, तो फिजिक्स में जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, माने फिजिक्स के जो लॉ है, फिजिक्स लॉ, ठीक है, लॉज है ना, जितने भी लॉ हैं फिजिक्स में उसको डिफाइन करने के लिए जिस क्वांटिटी का सहायता लिया जाता है, फिजिक्स के लॉ जो हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स, जिस क्वांटिटी के आधार पर डिफाइन हो। जैसे मान लीजिए कि हम अगर स्पीड का डिफिनीशन बोलना हो, स्पीड का आपको डिफिनीशन बोलना हो, तो इसका तो आपको तो पहले से इसका फॉर्मूला याद होगा, 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम, अगर स्पीड का डिफिनीशन बोलना हो तो बिना डिस्टेंस और टाइम के आप स्पीड का डिफिनीशन नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये डिस्टेंस और टाइम दोनों कैसी क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो स्पीड का डिफिनीशन बोलने के लिए डिस्टेंस और टाइम पे आपको डिपेंड रहना है, उसकी सहायता से आप स्पीड का डिफिनीशन दे सकते हैं। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो अगर आप फोर्स की जानकारी होगी, एरिया की जानकारी होगी, तभी आप प्रेशर का डिफिनीशन बढ़िया से दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी लॉ आप डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका अगर डिफिनीशन देना हो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो कह सकते हैं द क्वांटिटी बाय विच we describe the quantity by which we describe the law of physics. The law of physics is called physical quantity. उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँ। एक एक चीज़ ध्यान से समझते हुए चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। तो आपका डिफिनीशन हो गया कि वैसी क्वांटिटी जिसके द्वारा हम फिजिक्स के नियमों का, फिजिक्स के लॉ का हम डिस्क्राइब कर पाते हैं, उसको डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली अगर इसको एक्सप्रेस करना हो, फिजिकल क्वांटिटी कैसे किया जाता है, तो होता है N into U। N क्या है, तो N जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, न्यूमरल वैल्यू कह सकते हैं, और U जो है यूनिट को डिनोट करता है। माने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना हो, मापना हो, तो इसी तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। माने यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू रहेगा 2, 4, 5, 10, 15, 20, और यहाँ पे कोई ना कोई यूनिट रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा 5 यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा km किलोमीटर, ये किसी लेंथ का यूनिट है। 5 जो हो गया न्यूमरल वैल्यू हो गया उसका, और किलोमीटर जो हुआ वो क्या हुआ, यूनिट हुआ, ठीक है। अब आप इसको चेंज अगर करते हैं, याद रखिएगा एक चीज़ कि जितना बड़ा यहाँ पे अगर आप क्वांटिटी देते हैं, सॉरी जितना बड़ा यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, उतना ही छोटा न्यूमरल वैल्यू होता है।
अगर ये यूनिट अगर छोटा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर छोटा करिएगा तो न्यूमरल वैल्यू बढ़ जाएगा। यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू जितना है, बगल में हमने क्या लिखा है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखा है, तो हमने लेंथ का यूनिट लिखा है किलोमीटर। ये एक अगर बड़ा यूनिट है, इसका अगर छोटा यूनिट करते हैं आप, छोटा यूनिट लिखते हैं तो न्यूमरल वैल्यू अपने आप बढ़ जाता है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ 5 है, हमने 5 लिखा। अगर किलोमीटर को हम मीटर में लिख दें यहाँ पे, ठीक है, तो ये बड़ा यूनिट हुआ, उसका हमने यहाँ पे क्या लिखा, छोटा यूनिट। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है, मीटर होता है, समझ रहे। तो जब आपने यूनिट को छोटा किया तो न्यूमरल वैल्यू बढ़ गया, यहाँ 5 का हो गया 5000। तो ये याद रखना है कि इसका जो होता है रेसिप्रोकल होता है, माने न्यूमरल वैल्यू बढ़ेगा तो यूनिट का जो वैल्यू है वो वैल्यू घटता नहीं है, मतलब जो बड़ा यूनिट लेंगे तो उसके लिए छोटा यूनिट हो जाएगा, छोटा यूनिट लेंगे तो बड़ा यूनिट होगा। अगर छोटा यूनिट लेते हैं न्यूमरल वैल्यू बढ़ जाएगा, बड़ा यूनिट लेते हैं न्यूमरल वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई होगी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो इसको पॉज करो और लिख लो, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ मेरे यारा। चलो, अब फिजिकल क्वांटिटी जो हैं, फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स हैं। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, जैसा जैसा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, कलम कॉपी रखने का, उसको खूब बढ़िया से पॉज करके फेयर करने का। जितने न्यूमेरिकल्स आएगा एनसीईआरटी में, एससी वर्मा में, अदर के बुक्स में, ठीक है, जो भी आपका न्यूमेरिकल्स आएगा, कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को बताते हुए चले, ध्यान से सिर्फ पढ़ते रहने का, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट में अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, या कहो काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, PQ लिख दे रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, चलिए PQ, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3। बहुत सारे बुक्स में 2 ही लिखा है, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं मेरे यारा, घबराने का नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटीज 3 हो गई। पहला हो गया बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी। इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी, दूसरा नाम हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। और थर्ड होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बेसिक क्वांटिटी क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। मैंने अभी कहा कि डेफिनेशन रटने का नहीं, समझने का, कॉपी में दंदना के लिखने का, काम खत्म। तो बेसिक क्वांटिटी क्या है, तो सीधी सी बात है कि समझिए कि ये बाप श्री हैं। कौन श्री हैं? बेसिक क्वांटिटी इज बाप श्री एंड डिराइव्ड क्वांटिटी इज बेटा श्री। डिराइव्ड का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ, तो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बाप श्री से उत्पन्न हुआ। अब ये डिराइव्ड जो है बेसिक से उत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि बाप श्री क्या है, तो बाप श्री जो है सेल्फ कॉन्टेंट आदमी है, सेल्फ डिपेंड आदमी है। पिताश्री को कहीं घूमने जाना है, कहीं खाने जाना है, पीने जाना है, बेटा से पूछने का नहीं, सिर्फ जाने का और कहीं से भोज भात में से टान के आने का, इनका काम खत्म। लेकिन बेटा को कोनो काम हो तो पिताजी ऐसे, पिताजी वैसे, पैसा घट गया, पढ़ गया कहीं, पिताजी हलो, तो हाँ पैसा घटा है, टोटली डिपेंड है किस पर? बाप श्री पर। कंडीशन यहाँ पर भी सेम है। बेसिक क्वांटिटी जो होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है, सेल्फ कंटेंट क्वांटिटी है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो आप लिख सकते हैं द क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, या कहो द क्वांटिटी विच डिपेंड्स इटसेल्फ, अपने आप पे जो डिपेंड करती है उसको बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मैंने कहा कहाँ से मिला? बाप से,
तो अभी मत बोल देना कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो कोई पूछेगा डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो बोलेगा बेटावा को डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, अब बापवा को बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। नया का फॉर्मूला तैयार कर दिया, वो समझाने के लिए बोला जा रहा है, लिख के मत चलाना। तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो है सीधा सीधी कहेंगे द क्वांटिटी विच इज, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन बेसिक क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, या कह सकते हैं सीधा सीधा। चलो इसका एग्जांपल बताते हैं तो समझ में आएगा। इसका डिफिनीशन लिखवा देते हैं, नीचे लिखवा देंगे कहीं, बारी बारी से करके पहले समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए लेंथ है, मास है, टाइम है, बेसिक क्वांटिटी 7 होती हैं, सब मैं लिखवाऊंगा अभी। लेंथ जो है ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, किसी चीज़ पर लेंथ डिपेंड नहीं करता। अब तो मेजर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंच है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, बहुत सारी चीज़ें जिसमें मेजर कर सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग का जब खटिया का ओरचन टूटता था, अभी मत करना कि व्हाट इज ओरचन, खटिया का रस्सी टूटता था तो कहता था कि 2 हाथ का रस्सी लेके आओ, तो वो भी लेंथ था, वो भी लेंथ था। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी लेकिन लेंथ था। उसको डिपेंड होने के लिए किसी चीज़ पे ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेम कंडीशन मास का है, सेम कंडीशन टाइम का है। अब दिमाग में मत रखना कि टाइम जो है घड़ी पर डिपेंड है, घड़ी बंद कर देगा तो टाइम रुक जाएगा। घड़ी पर डिपेंड रहता तो बुढ़िया कोई मर रही है और घड़ी उल्टा घुमा दीजिए, बुढ़िया नया हो गई, फिर घड़ी उल्टा और कर दिया, बुढ़िया लड़का हो गई, फिर अथी को दिया, बुढ़िया काय, समझा। तो ऐसा नहीं ना होगा। घड़ी के ऊपर टाइम डिपेंड नहीं है श्रीमान, टाइम जो है एक सेल्फ डिपेंड है। टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसका मतलब हुआ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी को निकालने के लिए श्रीमान हमको बेसिक क्वांटिटी चाहिए। जैसे एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसके लेंथ चाहिए, और लेंथ देवता कहाँ मिलेंगे, तो बेसिक क्वांटिटी पर। हमको ब्रेथ चाहिए, तो ब्रेथ देवता कहाँ मिलेंगे, तो बेसिक क्वांटिटी पर। स्पीड इक्वल टू हमने क्या बताया अभी, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस, अगर स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का हमको अगर स्पीड निकालना हो तो 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक डिस्टेंस का, एक टाइम का। तो डिस्टेंस देवता कहाँ मिलेंगे, बेसिक पे, और टाइम देवता भी कहाँ मिलेंगे, बेसिक पे। समझ रहे ना। इसका मतलब कि डिराइव्ड क्वांटिटी तभी निकलेगा जब बेसिक क्वांटिटी हमारे पास हो। तो टोटली डिपेंड है, तो बेसिक क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, डिराइव्ड क्वांटिटी, कभी कभी मिच्चा हो जा रहा है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन बेसिक क्वांटिटी एंड बेसिक क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। बेसिक क्वांटिटी अपने आप पे डिपेंड करती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है श्रीमान, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है। एक प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल क्या है, ये सॉलिड एंगल क्या है, इसके बारे में बताएंगा। लेकिन अभी इसका डिफिनीशन अगर लिखना हो तो सिर्फ कह सकते हैं, माने वैसी क्वांटिटी जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बताती है, चाहे कहो कि रिप्रेजेंट करती है। द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स, ठीक है, द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो तीनों के बारे में समझ गए हैं। अब इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं, इसका और इसका, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको मिटा रहे हैं और पॉज करके ये लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं अभी, ठीक है। डिफिनीशन इसका लिख रहा है। तो पहला हम लोग लिखेंगे किसका डिफिनीशन, फर्स्ट क्या था, बेसिक क्वांटिटी लिखेंगे डिफिनीशन। अब देखो डिफिनीशन अपने से बनाया करो, किताबी भाषा, किताब की भाषा, रट्टा मार का काम करना छोड़ो, ठीक है। अपने आप से नाता जोड़ो, ठीक है। द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी। क्या कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है, अभी बताया, टाइम हो सकता है, ETC,
सात होते हैं, सातों का साथ मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, घबराने का नहीं। दूसरा हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्या है, जल्दी से बोलो 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 बोलो, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है देवा? तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? बेसिक क्वांटिटी पर। तो क्या लिखेंगे? द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ETC, ठीक है। बहुत सारे हो जाएंगे, सारे के सारे मैं बताऊंगा। जब यूनिट बनाना बताऊंगा, डायमेंशन बनाना बताऊंगा, तो सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या आता है मेरे देवा? ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? तो वैसी क्वांटिटी है जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके बाद मैं लिखवाऊंगा कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है, ठीक है। अभी खाली समझिए कि द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स या कहो डिस्क्राइब्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल called सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक बेसिक क्वांटिटी हो गया, दूसरा डिराइव्ड हो गया, तीसरा क्या हो गया? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें बहुत सारा है नहीं कि ETC सब में लिख दिए, इसमें ETC लिख देंगे, दो ही हैं, ठीक है। एक हो गया प्लेन एंगल और दूसरा हो गया सॉलिड एंगल, ठीक है। जल्दी से छापने का मेरे भाई, चलो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड एंगल के बारे में, प्लेन एंगल के बारे में, काइंड्स ऑफ बेसिक यूनिट, काइंड्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट। अब हम लोग समझते हैं यूनिट्स के बारे में, ठीक है, कि यूनिट्स क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स। अब देखो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, सब बढ़िया से समझा करो, जो भी बता रहा हूँ बढ़िया समझते चलो। यूनिट क्या है, ठीक है। तो यूनिट जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, अभी हमने क्या पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो भी क्या करती है, किसी भी फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने का, डिस्क्राइब करने का एक मेथड है, एक जरिया है। यूनिट्स क्या है? उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक माना हुआ वैल्यू है। मतलब आप कंसीडर किए हुए हैं, आप सपोज किए हुए हैं, वैसा कोई वैल्यू होता नहीं है। जैसे मान लीजिए, पहले समझ लीजिए, 1 kg में 1000 ग्राम। मैंने पूछा क्यों कि 1 kg में 1000 ग्राम क्यों? तो बहुत सारा साइंटिस्ट बैठा होगा, विद्यार्थी सब में कहेगा, भगवान से बोले, भगवान 1 kg में कितना? तो भगवान बोले तथास्तु, ले 1000, ठीक है। बेवकूफ़ कहा कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ये माना गया है, कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं था पहले। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ये होता है, क्योंकि ये माना हुआ है, समझ रहे हैं। ये आपका माना हुआ वैल्यू है, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? स्टैंडर्ड वैल्यू। इसी के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप सकते हैं। मतलब यही दो नहीं, ठीक है, और भी सारे हैं। तो ये यूनिट क्या हुआ? तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हुआ, एक माना हुआ वैल्यू हुआ, जिसके द्वारा हम किसको मेजर कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी को। याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक रास्ता है, एक तरीका है, ठीक है, और वो भी माना हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। तो डिफिनीशन क्या देंगे, ठीक है, द स्टैंडर्ड
standard value by which we can measure any physical quantity called unit। उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। और उसी तरीके से जैसे यूनिट कितने टाइप्स हो गए, तो यूनिट जैसे फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स थे, उसी तरह से यूनिट के भी 3 टाइप्स हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना मेरे भाया कि यूनिट्स के भी 3 टाइप्स हो जाएंगे। कौन कौन सा था, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उसमें था क्वांटिटी का बेटा क्वांटिटी। अब बच्चन का बेटा रोशन तो होगा नहीं, बच्चन का बेटा बच्चने होगा। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन, ठीक है। रोशन का बेटा राजेश रोशन का बेटा ऋतिक रोशन या राकेश रोशन, जो भी नाम था, तो रोशन का बेटा रोशन, बच्चन का बेटा बच्चन। तो उसी तरह से क्वांटिटी का बेटा क्वांटिटी, यूनिट का बेटा यूनिट। तो उसमें था क्या, बेसिक क्वांटिटी, तो इसमें लिखेंगे बेसिक यूनिट। क्या लिखेंगे, बेसिक यूनिट का बेटा यूनिट। अब बच्चन का बेटा रोशन हो जाएगा तो मारे पीट है, खतरनाक मारपीट, समझ रहे हो। उसी तरह से यहाँ पे यूनिट का बेटा यूनिट होगा, क्वांटिटी नहीं होगा। तो यूनिट का बेटा बेसिक यूनिट एक पहला बेटा, दूसरा बेटा क्या है, डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट। तीसरा बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया। बेसिक यूनिट का दूसरा नाम उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट लिख सकते हैं आप, फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट का दूसरा नाम है ही नहीं, और सप्लीमेंट्री यूनिट का दूसरा नाम नहीं है। तो बेसिक यूनिट जो है सीधा सीधी कहेंगे वैसा यूनिट जो अपने आप पर डिपेंड। फिर उसी तरह से डिफिनेशन बना लेना कि द यूनिट विच डिपेंड्स इटसेल्फ ऑन इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड बेसिक यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट क्या है, जो बेसिक यूनिट पे डिपेंड हो। और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, तो जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है उसी को हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। अगर दूसरे तरीका से डिफाइन करना हो तो एक और तरीका है, इसको लिख सकते हैं कि बेसिक क्वांटिटी के यूनिट को बेसिक यूनिट कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो यूनिट होता है, ठीक है, उसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो डेफिनेशन लिख लिया करो। 1 नंबर में ऐसे लिखना, इसका काइंड्स हो गया 3 काइंड्स। पहला हो गया बेसिक यूनिट, डैश लिखेंगे, द यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड बेसिक यूनिट। द यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड बेसिक यूनिट। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। और इसका 3 नंबर में इसका लिखेंगे, द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे। अब तो पता है नहीं, मैंने तो अभी बताया नहीं है कि बेसिक क्वांटिटी का कितने होते हैं, उसके यूनिट कितने होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे उस पर क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ लेंथ ऐसे लिखोगे। मीटर तो पता है, मैंने बताया ही नहीं है, तो लिखो कहाँ से। ऐसे तुमको पता होगा तो लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर लिखना यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, ETC कर दे रहे हैं, जगह की कमी है मेरे भाया। इसमें उसी प्रकार से हो जाएगा यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब क्या है इसके बाद बताएंगे, अब इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल लिखेंगे। फिर यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान रखना। बेसिक यूनिट क्या है, तो लिख देंगे इसका डिफिनेशन, द यूनिट ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज कॉल्ड बेसिक यूनिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। एग्जांपल में लिखना यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, ETC। इसका लिखोगे द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल में लिखोगे यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ETC। इसका लिखोगे द यूनिट ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। एग्जाम्पल में लिखोगे यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। बात समझ में आ गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने का मेरे भैया, ठीक है। उसके बाद अपने से उसको बैठकर बढ़िया से लिखने का। मिटाओ इसे, मिटाया जाए, चलो मिटा दिया है, ठीक है, मिटा दिया है मेरे भैया। पूरी तरह समझ में आ गया। कोई दिक्कत होएगा तो बोलने का, कहाँ बोलने का, कमेंट करने का कि सर ये दिक्कत हो रहा है, ये बताओ, ये दिक्कत हो रही है, ये बताओ। कोशिश करेंगे कि जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं सारा का सारा प्रॉब्लम
क्रमबद्ध तरीके से। अब क्रमबद्ध तो समझेगा नहीं, इंग्लिश मीडियम वाला है तुम सब, तो देखा ऑर्डरली तरीके से ऑर्डरली तरीके से बताएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले समझते हैं कि यूनिट्स कितने होते हैं, फिजिकल बेसिक क्वांटिटी के यूनिट्स कितने होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी का कैसे किस तरह से यूनिट निकालते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का यूनिट कितना होता है। तो यहाँ पे बेसिक क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, बेसिक क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। तो बेसिक क्वांटिटी कितने होते हैं भाई मेरे, 7। तो पहले इसका चार्ट इस तरह से बना लो, बेसिक क्वांटिटीज इधर लिखेंगे, यूनिट इसका इधर लिखेंगे और यहाँ पर सिंबल लिख देंगे, सिंबल। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी में पहला है 1 नंबर, ठीक है, लेंथ, ठीक है। दूसरा हो गया मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है मेरे भाया टेम्परेचर, पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट, 6 नंबर होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और 7 नंबर में हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गया 7 नंबर। ठीक है, इसका यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, METRE या METER, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक अमेरिकन एक ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, मास का हो गया किलोग्राम, टाइम का हो गया सेकेंड। अरे 9th क्लास में पढ़ा होगा मेरे भाया, सारा का सारा 9th या 10th में पढ़ के आया होगा। ठीक है, हो सकता है भूल गया हो तो कोई बात नहीं। टेम्परेचर का क्या होता है देवता, केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल। अब यहाँ पे मीटर का जो सिंबल होता है ये M होता है, किलोग्राम का क्या होता है, जल्दी बोलो kg, सेकंड का S, केल्विन का K, एम्पियर का A, कैंडेला का CD, मोल का MOL। ये तो एकदम याद रखने का, एकदम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी निकालना ही नहीं आएगा। बेसिक क्वांटिटी के ऊपर कौन डिपेंड है, डिराइव्ड। मैंने पहले बोला ये बाप और वो बेटा, तो बाप जब है ही नहीं तो बेटा कहाँ से मिलेगा। जल्दी छपो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया मेरे भाई, डिलीट करें, मिटाएं, चलो मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अभी डिराइव्ड नहीं निकालेंगे, अभी तो बेसिक हुआ। अब सप्लीमेंट्री के बारे में समझ लेते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कितने हैं, क्या है, उनके यूनिट्स क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, अभी नहीं कि कॉपी में काट कर तुम लोग भी चेंज करो ना कल्याण हो जाएगा। सप्लीमेंट्री अरे वर्मा स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, अरे वही वर्मा स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है तेरे से। सप्लीमेंट्री TARY, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पहले लिखेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। उसके बाद फिर उसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यूनिट्स और यहाँ लिखेंगे सिंबल, इसका सिंबल होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के मैंने बारे में क्या बताया, अभी बताया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सिर्फ 2 होती हैं। ठीक है, पहला क्या था बताइए, पहला था प्लेन एंगल, दूसरा क्या था सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल क्या है देवता, तो उसका यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन।
स्टेरेडियन, ठीक है। इसका सिंबल होता है रेड, RAD, इसका होता है SR। बहुत सारे कहा था SR, दूल्हा पड़ खींच देगा तो कहेगा अच्छा ओहो मैंने बोला SR, ठीक है। ऐसे स्पीड में कहेगा SR मार के 2-3 लपट, कहेगा गाली दे रही है, ठीक है। तब कहेगा नहीं मैं तो SR पढ़ रहा था, SR, तुम क्या सुना SR। तो याद रखना है कि सॉलिड एंगल का जो सिंबल होता है वो SR होता है। क्या चीज़ है सबसे पहले जानना जरूरी है, प्लेन एंगल क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल को अक्सर क्या थीटा से ही डिनोट किया जाता है, और इसको डिनोट करने का तरीका है ओम, ठीक है। यहाँ पे ओम है, ओमेगा, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। अब ये प्लेन एंगल क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक आपने यहाँ आर्क खींचा, आर्क यहाँ से खींच दिया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लो प्रकाल खींचे, कंपास लगा इसे खींचो, तो आर्क खींचा तो यहाँ से किसी पॉइंट से खींचेगा तुम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका रेडियस बनेगा। सर्किल अगर तुम कर देता तो ये इसका रेडियस बनता ना, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया सेंटर, तो यहाँ से इस तरीके से खींच कर यहाँ तक मिला था। यहाँ से यहाँ तक जो खींचे हैं ये इसका आर्क, ठीक है, और ये हो गया उसका रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। तो जब तुम A पॉइंट से B पॉइंट तक जाओगे, लेकर इस तरीके से प्रकार लेकर इसके पेंसिल लेकर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो कोई ना कोई यहाँ सेंटर पे तो एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। अगर छोटा यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, छोटा एंगल के लिए ही बात हो रही है। जो भी बात हो रहा है यहाँ पे A से B तक जाने के लिए, तो ये मत समझना कि यहाँ से लेकर चल गया अंतरिक्ष में, ठीक है, बहुत बड़ा एंगल फॉर्मेशन हो गया, ऐसे नहीं है। यहाँ से यहाँ छोटा एंगल की ही बात हो रही है। तो जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा A से B तक जाने के चलते, यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा मान लेते हैं कि d थीटा, ठीक है, छोटा एंगल फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ जो आपका आर्च दिख रहा है, यहाँ पे आर्क जो दिख रहा है, इसको कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, चलो S मान लेते हैं, ठीक है, या R मान लेते हैं। R तो यहाँ माने AC मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, थीटा इक्वल टू L/R पढ़े हैं, ठीक है। तो लिख देंगे d थीटा इक्वल टू, ये स्मॉल डिस्टेंस मान लो, ds मान लो, ds, तो ds अपॉन R। ध्यान दीजिए, d थीटा जो है स्मॉल एंगल फॉर्मेशन हो रहा है A से B तक जाने में। तो छोटा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है ना कोई बॉडी, तो उसके चलते छोटा एंगल फॉर्मेशन होगा। तो जो यहाँ पे एंगल लिया गया है बहुत ही छोटा बन रहा है, इसीलिए मैंने D लगाया। D का मतलब है स्मॉल, D का मतलब होता है स्मॉल, या चेंजिंग को दर्शाता है। चेंजिंग होगा तब भी D लगाते हैं, और ये किसी चीज़ को स्मॉल दिखाना तब भी D लगाते हैं। तो A से B तक क्या छोटा डिस्टेंस, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बाई रेडियस, यहाँ जो आर्क है आर्क बाई रेडियस इक्वल टू क्या हो गया आपका, हो गया रेडियन बना, सॉरी प्लेन एंगल बना। क्या बना? प्लेन एंगल। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस, द रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। मतलब जो उसके द्वारा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो प्लेन एंगल बन रहा है। तो ये जो वैल्यू आएगा किस में आएगा देवता, ये रेडियन में आएगा, ठीक है। मैंने आपसे कोई पूछे कि प्लेन एंगल क्या है, तो बोल दीजिएगा सीधा सीधी कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी अगर मूव करती है छोटे एंगल से, तो उसका डिस्टेंस और उसके रेडियस का जो डिफरेंस, जो रेशियो होता है, उसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं किसमें हम, सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल फॉर्मेशन के लिए किसी प्लेन की ज़रूरत होगी, प्लेन हो, सर्किल हो, चलो सर्किल ही बना देते हैं, ये सर्किल हमने बना दिया, प्लेन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्किल यहाँ पे जो बना हुआ है देखिए, तो यहाँ किसी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, तो इस सर्किल के चलते यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो पूरा का पूरा चलते हुआ ना, मतलब इस तरीके से आ रहा है, ऐसे है, इस तरीके से आके यहाँ इस एक पॉइंट पे आ रहा है सेंटर पे। जैसे टर्च जो होता है, टर्च से लाइट कैसे निकलता है, यहाँ से टर्च अगर मान लीजिए टर्च बना देते हैं, इस तरीके से टर्च बना देते हैं, तो लाइट ऐसे निकलेगा ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, चपटा होकर नहीं जाएगा, चारों तरफ से जाएगा, इस तरह चारों तरफ फैलेगा। कंडीशन यहाँ पर भी सेम है कि यहाँ पे हमने सर्किल बनाया है, तो सर्किल के चलते, एक प्लेन सर्किल है, चाहे स्फीयर कह सकते हैं, इसके चलते जो इस पॉइंट पे
जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है उसी एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। अब ये एंगल ऐसे नहीं बनेगा, इस तरह से यहाँ पर भी गोल टाइप का हो जाएगा, इस तरीके से टोटल इस तरह से छोटा सा भाग यहाँ पे, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, आप लिख सकते हैं डी ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो क्या होता है डी ओमेगा इक्वल टू इसका एरिया अपॉन ये रेडियस, तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका डिफिनीशन बता सकते हैं कि किसी भी स्फीयर या किसी प्लेन के द्वारा किसी एक पॉइंट पे जो छोटा एंगल फॉर्मेशन होता है, बड़ा नहीं बोलना है, डी लगाया है मैंने, डी का मतलब छोटा एंगल फॉर्मेशन, किसी भी प्लेन के द्वारा या किसी भी स्फीयर के द्वारा किसी एक छोटे से पॉइंट पर जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और किसी भी लाइन के द्वारा, एक लाइन है ना जो लाइन खींची जा रही है, किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसका फॉर्मूला ये होता है डी ओमेगा इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर, और इसका होता है डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई हुई। जल्दी से फटफट स्क्रीनशॉट ले लो तो मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो, हो गया स्क्रीनशॉट, मिटाया जाए, मिटाएं, चलो मिटाते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यूनिट्स के बारे में, ठीक है। यूनिट के बारे में तो मैंने डिफिनीशन बताया, यूनिट निकलता है इसके बारे में, कैसे निकलता है इसके बारे में मैंने नहीं बताया। दो ही चीज़ के बारे में अभी बात हुई है, एक हुआ है बेसिक के बारे में और एक हुआ है सप्लीमेंट्री के बारे में। दो चीज़ों के बारे में हमने अभी जाना है। तब दिमाग में आएगा सर डिराइव छोड़ दिया, पढ़ाया नहीं, बेवकूफ़ बना रही है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। मैंने क्या बोला कि बेसिक यूनिट पे ही डिराइव्ड यूनिट डिपेंड करता है। 7 चीज़ें थी, उसको याद रखना है एकदम। एक लेंथ था, एक मास था, मोल। सबका यूज है, सब जगह सबका यूज है, लेकिन अधिकतर यूज इन्हीं 3 का है, लेंथ का, मास का, टाइम का। मैंने क्या बोला? सबका यूज है, ये नहीं कि 3 ही का यूज है, यूज सबका है, लेकिन अधिकतर यूज लेंथ का, मास का और किसका है? टाइम का है। तो हम लोग इसके बारे में अब डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे बनाएंगे ध्यान रखना। अब लेंथ का मतलब ये मत समझना कि मीटर, दुनिया में वो सारी चीज़ें फीता से मापी जाए, फीता लंबा फीट, उन सारे चीज़ों के लिए लेंथ का प्रयोग होता है, ठीक है, मीटर का प्रयोग होता है। चलो इससे बताएंगे तो दिमाग कन्फ्यूज हो जाएगा। दूसरा चीज़ बता देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, लेंथ हो, ब्रेथ हो, ठीक है, हाइट हो, यानी इस सारी चीज़ों को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये सारा का सारा मीटर के अंतर्गत ही आएगा। मास हो, वेट कहीं लिखा हो, हालांकि मास और वेट अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी खाली समझ लो मास हो, वेट हो, इन सारी चीज़ों का केजी होगा। टाइम हो, टाइम पीरियड हो, ठीक है, लिखा हो कहीं तो उसके लिए आप सेकंड लिख सकते हैं, पीरियड लिखा हो कहीं उसके लिए सेकंड लिख सकते हैं। नाम बदल सकता है, दिमाग में रखो खाली, ठीक है। एक चीज़ समझ ही लो, बोल देते हैं। चलो, फीता का प्रयोग जहाँ कहीं भी होगा, फीट जो होता है ना, फीता का प्रयोग किसी चीज़ को मेजर करने में होगा, ठीक है, तो उसको सीधा सीधी उसका यूनिट लेंथ होगा। अभी सब जगह लागू नहीं होगा, ये मैं समझना कि वर्मा सर बता दिए हैं फीता का, कौन चीज़ फीता से नाप देंगे। अब लेके आलू कौन मेजर करने लगा फीता से कितना है, तो आलू का यूनिट मीटर होता है, बेवकूफ़ी का हद है, समझ रहे ना। खाली दिमाग में रखो कि फीता से जिस क्वान्टिटी का नाम कुछ आता है, अगर वहाँ फीता का प्रयोग होगा, ठीक है, तो हम फटाक से उसके लिए मीटर लिखेंगे। जहाँ तराजू का प्रयोग हुआ, ठीक है, उसके लिए हम केजी लिखेंगे, और जहाँ घड़ी का प्रयोग हुआ उसके लिए सेकंड लिखेंगे। अब ये दिमाग में मत रखना कि यहाँ जैसे हमने बोला कि मास तो इसका केजी, वेट तो केजी, लेकिन डिफरेंसेस है। मास और केजी अलग अलग चीज़ें हैं। मास को केजी तो एकदम एक स्केलर है, एक वेक्टर है, दोनों में अंतर है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ का अंतर है, ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे। अभी सामान्यतः समझने के लिए खाली समझो कि जहाँ तराजू का प्रयोग करेंगे वहाँ पे केजी होगा, और जहाँ घड़ी का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग सेकंड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आते हैं, बनाते हैं। ये समझने के लिए है, ये लागू नहीं होता है, हर जगह लागू नहीं होगा, ये गड़बड़ चीज़ है, लेकिन दिमाग कंसंट्रेट करने के लिए कि सही जगह पर फटाक से निशाना लगे, ये जानना जरूरी है। तो आते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं स्पीड। चलो, या एरिया का बनाओ, एरिया तो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ मेजर करने के लिए, लेंथ का तो दिख रहा है मीटर, चलो मीटर लिख देते हैं,
ब्रेथ का मतलब चौड़ाई होती है। चौड़ाई मेजर करने के लिए तराजू का प्रयोग, घड़ी का प्रयोग। बेंच की चौड़ाई मेजर करनी हो, मापनी हो, तो तुम तराजू से घड़ी से बेंच की चौड़ाई पर मारेगा, ये ले 4 घंटा, अच्छा 12 बज गया, ठीक है, 3 फीट है, ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ पे घड़ी का अगर प्रयोग तो होगा नहीं, इसमें तराजू का प्रयोग होगा नहीं। ब्रेथ मापने के लिए फीता का प्रयोग होगा, तो मीटर लिखेगा। वॉल्यूम का होगा L इंटू बी इंटू एच। फिर लेंथ फीता मीटर, ब्रेथ फीता मीटर, हाइट फीता मीटर। इसका हो गया m², इसका हो गया m³। कोई दिक्कत? उसी तरह से स्पीड तो हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस में फीता, समझ ना, तो फीता मत लिख देना यहाँ पे, मीटर बोले ना। जहाँ जहाँ फीता का प्रयोग होगा मीटर, और टाइम का तो भाई सेकंड लिखा ही हुआ है, देखो टाइम का सेकंड लिखा है, तो मीटर बाई सेकंड, इसको तिरछा करके लिख दो इस तरीके से, मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम का निकाल दिया है मैंने। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में जो सर्टेन डिस्टेंस होता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैंने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस का तो मैंने बताया कि फीता का प्रयोग होगा, तो मीटर, और ये एस, तो मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन निकाल दो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी बाई टाइम। अब दिमाग में आएगा कि सर ये फार्मूला कैसे, तो ये फार्मूला सर याद करना होगा, कॉपी में देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि फट से आंख बंद करिए, जय हो कालिदास बाबा, फट माथा में घुस गया, लिखने लगा, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। कहाँ से आया? अब इधर से मत दिमाग लगाना कि इधर फीता का प्रयोग कर देंगे तो बाइक का वेलोसिटी निकल जाएगी। तो बाइक चलाते समय चक्का के नीचे फीता धक्का लपेट दिया क्या, तो अब हमको मिलेगा कि उसका यूनिट क्या होता है, बस उसी में पता नहीं, मोटरसाइकिल है ना गया, लड़का है ना चल जाएगा, समझ ना। वेलोसिटी यहाँ पर निकला हुआ है, देखो मीटर पर सेकेंड। अब बटा में क्या होगा? एस। इसका बाई में कुछ नहीं है तो 1 है। कभी भी देखो, कभी कभी किसी का मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है ना, कभी किसी कैंडिडेट का, मैंने ये नहीं कहते हैं कि इतना छोटा चीज़ नहीं बना पाएगा, किसी को प्रॉब्लम होती है, एकदम किसी को प्रॉब्लम होती है। उतना दिन से पढ़ा रिया है, समझता है, छोटा मैथमेटिक्स भी गड़बड़ होता है। तो ये सारा यूनिट मत रखना यहाँ। जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, अगर मैथ्स का छोटा गलती हो रहा है, एकदम छोटा, तो ये सारी चीज़ों को मत रखिएगा। उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। कैसे दिक्कत होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एस लिख देता है, तो लड़के अक्सर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, जानते हुए भी गड़बड़ हो जाता है कितने कैंडिडेट से। तो ये चीज़ मत रखना। क्या रखना होगा? जैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी का है, तो ये पार्ट मत रखना, ये पार्ट रखना। ये पार्ट रखोगे कभी गलती नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि तुम बहुत कमज़ोर हो पढ़ाई में, अरे सारे लड़के अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कभी कभी मिच्चा होता है, मिच्चा का मतलब कभी कभी भयंकर गलती हो जाती है, समझ। तो उसमें क्या होगा? वेलोसिटी का हाई रखो, मीटर बटा सेकंड, बाद में टेढ़ा कर देना, टेढ़ा पर मेरा है कुरकुरे। और यहाँ पे टाइम का हो गया एस, इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, पलटेगा, तो मीटर बाई एस और 1 बाई एस, तो क्या हो जाएगा? m से 1 गुना हो m, और s मल्टीप्लाई हुआ s², क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस तरीके से निकल जाएगा। फोर्स का निकाल दो। फोर्स का क्या हो जाएगा मेरे भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का kg, देखो मास का, तो बोल जाएगा मास का क्या होगा, तो कहेगा मुर्गा का कि बकरी का, तो मास का kg हो जाएगा यहाँ पे, और एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आया हुआ है, तो लिख देंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको न्यूटन भी बोला जाता है। तो आप इसके लिए कहीं अगर पुट करना हो तो डायरेक्ट न्यूटन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल N। ये तो समझा है मेरे भाई? जल्दी से फटाफट इसको लिख लो। 2-4 और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। चलो जल्दी लिख लो मेरे भाई। 2-4 एग्जाम्पल और इस पर बता दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हो गया? मिटाएं? चलो मिटाएं इसको। मिटा रिया है। फोर्स तक आए हैं, है ना। 2-4 और एग्जाम्पल देख लो, 2-4 एग्जाम्पल और। जैसे मान लीजिए कि आपको अब आ गया कि वर्क, तो वर्क का क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस भी बहुत जगह लिखा होता है, डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, अभी तो फिलहाल एक ही चीज़ है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी अंतर है, डिफरेंसेस है, बाद में बताएंगे। फोर्स का मैंने क्या कहा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ आया हुआ था, वो लिखो, चाहे उसके लिए न्यूटन लिख दो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एन और यहाँ एम, न्यूटन मीटर, हो गया, बड़ी आसान है। अच्छा है, इसको अलग से लिखना हो ऐसे करके तो उस तरह से बना सकते हैं। इसका क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, और यहाँ क्या है डिस्टेंस, तो मीटर, इस मीटर से इस मीटर में मल्टीप्लाई होगा। ये जो ऑब्लिक का साइन दिख रहा है, पर का साइन, पर का मतलब बटा में चला गया, मतलब वो नीचे चला गया, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे केजी इस एम से इस एम में मल्टीप्लाई होगा, एम स्क्वायर, और ये होगा एस। इसका मतलब ये नीचे है, ध्यान रखना, बट्टा का मतलब हो गया नीचे हो गया, समझ रहे ना। बगल में दिखने का मतलब बगल में मल्टीप्लाई मत कर देना। तो ये या तो ये लिख लो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा है इतना लिख लो। एस को आप ऊपर भी ले जाकर लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, कहीं कहीं लिखा होगा फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएगा, ये बटा है, ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क को आप यहाँ पर डायरेक्ट या इतना लिखो, इतना लिखो या इतना लिखो, ठीक है। दूसरा कोई और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एक हो गया पावर, चलो तो वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। अब तो फार्मूला देखकर, एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारा फार्मूला दिया है, 94 या 96 दिया गया है, उस फार्मूला के ऊपर इसी प्रोसेस में बनाओगे, एकदम धाए धाए बनेगा, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसका डायरेक्ट न्यूटन मीटर रख दें यहाँ पर, न्यूटन मीटर बाई हो गया इसके लिए सेकंड, तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड। और ज़्यादा विद्वान बनना है तो हाई रख दो, हाई में से कौन हाई रखो, एस रखो, मल्टीप्लाई करते रहो, कोनो टेंशन नहीं है। तो पावर इक्वल टू हो गया वर्क बाई टाइम। दूसरा क्या है, एक दो और एग्जाम्पल बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। 1/2 का यूनिट नहीं होता है, नंबर का यूनिट नहीं होता है, ठीक है। डायमेंशन के बारे में बात करेंगे बाद में, अभी समझो कि जो यहाँ पे आपको डिजिट दिखाई रहा है, इस डिजिट का यूनिट नहीं होता है, तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, मास का केजी, ये मास है, मास मीटर मत समझ लेना, और ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या आया था, मीटर पर सेकेंड, माथा पर स्क्वायर है तो माथा पर स्क्वायर, इसका हो गया केजी, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है तो स्क्वायर, केजी का केजी, इसका स्क्वायर कहता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वर्क का यूनिट होता है वही तो काइनेटिक एनर्जी का होगा, एनर्जी का होगा। वर्क का यूनिट जूल, इसको जूल भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जूल, 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 जूली, जूली, जूल, इसको जूल कहते हैं इसको जूल कहते हैं, ठीक है। या तो इसका भी मतलब एनर्जी का भी यूनिट जूल और वर्क का भी यूनिट जूल। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? तो हमको लगता है कि इसी आधार पे आप बहुत सारा एग्जाम्पल और खुद से भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ से फट से ना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट अपना ले लेना, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे इससे भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, और उसका भी डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।